फसल के दहने के कारण और बाकी कई कारण से उसका समाधान हो। एक और समस्या किसानों को लेकर के है। अभी विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो मैं कवरेज पे था, तो बिहार में बहुत सारे जगहों पे मैं गया, सीतामढ़ी में भी था। उनको सबसे बड़ी समस्या है कि वो मंडी उनको जो है सही से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो कृषि बिल नया आया है उससे भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि उनको सामान अगर है कोई, तो उनको उस सामान को खरीदने के लिए लगभग लगभग 2 से 3 दलालों के बीच से गुजरना पड़ता है, जिस कारण उनको उनके अनाज का, आप भी अपने एफिडेविट में आपने किसान लिखा है, एग्रीकल्चर लिखा है, आपको भी समस्या झेलनी पड़ रही होगी। तो क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं सरकार, या आपकी कुछ है कि इसको दूर करना चाहिए कि मंडी सही से उपलब्ध हो पाए, किसानों को सही से उनका जो दाम है उनके अनाज का वो मिल पाए? क्योंकि एमएसपी से बहुत कम, 200-300 रुपये कम जो है लोग किसानों को मिल पाता है। इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शक को बताएं। दरअसल केंद्र सरकार जो योजना लाई है, हम्म। उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन बिहार में शुरू हो गया है। अच्छा। कई जगहों पे बना है हम्म। और मैंने पहले भी बताया कि इंस्टेंट कोई चीज़ हो नहीं सकता है। हम्म। तो केंद्र सरकार की योजना है, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो केंद्र सरकार किसानों को लाभ देना चाहती है, उस लाभ से हमारे क्षेत्र के जनता वंचित न रहे। दूसरा है कि हम लोगों को भी, जो हम लोग किसान हैं, उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जैसे अटल जी ने केसीसी योजना दिया, बहुत किसान कर नहीं पाते हैं और बहुत किसान बैंक से परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे ताकि किसानों का जब उत्पादन होता है तो वो मजबूरी में कम रेट में बेच देते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं पैक्स के खरीदारी के समय का। जो सक्षम किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, वो कर लेते हैं, और बाकी जो बीच में दलाली वाले लोग हैं वो कम रेट में जो खरीदते हैं, उसका मुझे कारण ये लगता है कि किसान विवश होकर पैसे के अभाव में कम रेट में बेचता है। तो किसान का काम उत्पादन के बाद, जैसे आदमी लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है गेहूं में, गेहूं आ गया घर में, घर में आने के बाद तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट, डीजल, खाद वगैरह सब उसमें हो चुका रहता है। तो जब तक किसान का उत्पादन बिकेगा नहीं तब तक उनका अर्थाभाव ख़त्म नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में अगर केसीसी को हम इम्प्लीमेंट करा लेते हैं और कई योजनाएं जो किसान से संबंधित हैं उसमें जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है, और इस प्रकार से हम लोग केसीसी अगर मैक्सिमम हो जाए तो हो सकता है कि किसान थोड़ा पेशेंसली अपने उत्पादन को रख सके, और पैक्स जब खुलेगा तो आराम से अपने हिसाब से जो सरकार रेट तय की है उस पर बेच सके। तो मुझे लगता है कि एक केसीसी माध्यम है जो दलालों से किसान को बचा सकती है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते, सूर्य जब उत्तरायण होगा, मकर संक्रांति बीतेगा, उसके बाद हम एक विधानसभा स्तर का कार्यालय खोलने वाले हैं। बढ़िया। उस कार्यालय में मैं चाहे पटना रहूं या दिल्ली रहूं, कहीं भी किसी काम से रहूं, वो कार्यालय अनवरत 24x7 चालू रहेगा। जनता की जो त्वरित समस्या है, खासकर प्रशासनिक और मेडिकल, इसके लिए तो 12 बजे रात को भी चालू रहेगा मदद के लिए। और ये सब जो चीज़ें हैं, दाखिल खारिज का मामला है, कई लोगों को रसीद के कारण केसीसी नहीं मिल पाता है, कई लोगों को मिलता भी है तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम जनता को भी जागरूक करेंगे, और हमारे कार्यालय में सभी प्रकार के समस्याओं के आवेदन रखे जाएंगे। वहाँ आदमी रहेंगे, कोई कार्यकर्ता रहेगा, उस सारे क्षेत्र के जनता का समस्या रिटर्न में एप्लीकेशन में रहेगा। मैं जब भी आऊँगा पटना से अपने क्षेत्र में तो उन सारे एप्लीकेशन को पढ़ूँगा, जो जो जेन्युइन होगा उस जेन्युइन एप्लीकेशन के साथ अपना पत्र लगाकर संबंधित विभाग को भेजूँगा, और वह पत्र एक कॉपी जो पीड़ित लोग हैं उनके पास भी जाएगा, एक हमारा ऑफिस कॉपी रहेगा। जो भी जेन्युइन काम होगा वो काम रुकेगा नहीं, समय थोड़ा आगे पीछे लग सकता है,
कई तरह की समस्याएं आती है। प्रशासन के साथ भी समस्या है, प्रशासन के साथ भी बहुत काम है, बहुत लोड है और आदमी की संख्या कम है। तो सब कुछ को मुझे लगता है कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जनता सबका समन्वय साथ चले तो राम राज्य की कल्पना जो हमारे बीजेपी की है वो आ जाएगी। एक बात और, इस बार जो पूरा का पूरा कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या जो हुई युवाओं के साथ में, उनके रोजगार को लेकर के, जब क्षेत्र में हम लोग भी गए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, युवा जो हैं हम लोग की उम्र के हैं, उनको फंडिंग की सबसे बड़ी समस्या आती है। जैसे बैंक से अगर वो लोन लेने जाते हैं तो मोदी जी की जो योजना है, जो बैंक से लोगों तक बैंक तो पहुंच गया है, आसानी से पहुंच गया, लेकिन बैंक के कर्मचारी उस आदमी को गेट के अंदर घुसने नहीं देते। कहने का मतलब ये कि उनको लोन या अगर ये उद्यमिता करना चाहते हैं तो उनको सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में उसमें भी बहुत सारे लोग दलाल करने लग जाते हैं या वो लोन नहीं देना चाहते हैं। तो युवाओं के, क्योंकि आपका वोटर इस बार का युवा था, तो आप उस युवा वोटर के लिए क्या करने की सोच रहे हैं? उस युवा वोटर के लिए चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया था। तो आत्मनिर्भर बिहार तब बनेगा क्योंकि सरकारी नौकरी का लिमिटेशन है बिल्कुल। और पॉपुलेशन का जो एकदम विस्फोट हो रहा है उसके हिसाब से ये संभव नहीं है कि सभी लोग सरकारी नौकरी में रखे जा सकें। देश या राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के अंदर ही सब कुछ चलेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ये भी युवा के ही समझ के अंदर की चीज़ है। और आत्मनिर्भर होने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं और जो बैंक का क्राइटेरिया होगा, सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए होंगे उस क्राइटेरिया और प्रावधान के अंतर्गत जो युवा आते होंगे और उनको जो बैंक की समस्या होगी, मैं आपको 100 ऐसे युवाओं को मिलवा सकता हूँ जिनके पास में प्रॉपर सब कुछ फिल है, जो भी डिजायर हैं उस काम के लिए सब, लेकिन फिर भी बैंक वाले उसको हरका के रखते हैं, उनको देते नहीं है लोन। ऐसे में फिर क्या कहें? देखिए, मैं मूल रूप से किसान हूँ, कार्यकर्ता हूँ, किसान हूँ। हमारे यहाँ बैंक है, हमारे गांव में भी बैंक है। बैंक वालों की भी कुछ अपनी समस्या है। बैंक ने जितना फिनांस कर रखा है उसके हिसाब से उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। बहुत सारे अकाउंट एनपीए हो रहे हैं जिस कारण से बैंक को भी अर्थाभाव है। इसलिए मैंने कहा कि सब लोगों को समन्वय बना के, जनप्रतिनिधि, जनता, सरकार, जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाना और फिर उसके सॉल्यूशन के दिशा में हम क्या क्या कर सकते हैं वो ग्रेजुअली करना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही कि मेरा विधानसभा कार्यालय सूर्य उत्तरायण होने के बाद खुलेगा। तो उसमें इस तरह का मेरे क्षेत्र के जो लोग होंगे उस पर भी हम ध्यान देंगे। और बाकी युवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो ग्रेजुएट युवा हो। युवा का मतलब ये होता है कि जो मजदूर भी है, वो 18 से 35 साल की उम्र का है, वो भी युवा है। तो इस तरह की कुछ हमारी व्यक्तिगत भी योजनाएं हैं मन में कि जैसे बहुत बड़े बड़े लोग जो काम करते हैं सरकारी रोड का, बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार का तैयार होता है, तो उसमें भी हमने एक मन में कल्पना रखा है कि जो मजदूर वर्ग के युवा हैं उनको हम अपने हिसाब से कहीं ना कहीं सेटल करें ताकि उनके परिवार के भरण पोषण में दिक्कत नहीं हो। सबसे एक और बात, इस बार जब विधानसभा चुनाव थे तो बहुत ही मज़ेदार चुनाव था कि ऊहापोह की स्थिति थी। इस बीच में सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो दिया, तो उसमें महिला को लेकर के कुछ खास कहीं पर नहीं था। जैसे कि महिला उद्यमिता की बात अगर हम करें तो महिला उद्यमिता एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है। तो क्या सीतामढ़ी जिला के जो महिलाएं हैं वो आपसे ये आशा लगाए कि महिला उद्यमिता के लिए आप कुछ करेंगे? महिला उद्यमिता का विषय का मैं पूरा अध्ययन नहीं किया हूँ, इसलिए उस पर कुछ बोलना सटीक नहीं होगा मेरे लिए। आपने जो प्रश्न किया अच्छा प्रश्न है। सरकार की क्या योजनाएं हैं उसका स्टडी करूँगा और फिर सरकार ने जो योजना दिया और उससे जो महिला लाभान्वित हुई, कम ही सही लेकिन लाभान्वित हुई, उन लोगों ने सरकार के योजना का क्या किया। सरकार ने जो आपको लाभ दिया उस लाभ को
आप काम के रूप में उपयोग किए या सरकार ने जो पैसे दिए उसका आप किसी अदर एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए। मुझे लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति इन सब चीज़ों के अध्ययन के बाद इस पे बोल पाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या सीतामढ़ी ज़िले में ख़ास तौर से है अपराध की। आए दिन लोग जो है सो एक दूसरे की हत्या, बच्चे, और वो जो अपराधी होते हैं सबसे वो बहुत ही कम उम्र के अपराधी होते हैं, 18 साल, 25 साल, 30 साल से नीचे ही। और इसकी वजह से सीतामढ़ी ज़िले में एक तरीके से बहुत ही डर की स्थिति हो गई है। जो उद्यमी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो बड़े डर डर के रह रहे हैं। जो आप 2-3-4 साल की घटनाएं हैं, या नवीन मेडिकल की बात कर लें या प्रभा साइकिल की बात कर लें, ये जो घटनाएं हुई, तो अपराध के क्षेत्र में जो ये बातचीत हो रही है, इसमें इसको नियंत्रण करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अपराध के क्षेत्र में तो हमने सोचा था कि सीतामढ़ी शहर में जो व्यवसायियों की समस्या है उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे बिहार के टॉप 10 आईपीएस में से किसी को, और वैसे लोगों का पदस्थापना करवाएं जो वास्तव में धरातल पे काम का अंजाम दे सके। एक तो ये है प्रशासनिक पहलू। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जो व्यवसायी किसी क्रिमिनल के इन्फॉर्मेशन पे अगर उसको चुपके से पैसे दे देते हैं या डर जाते हैं, उनको भी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और मैं कमिटमेंट किया हूँ व्यवसायियों के बैठक में कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं स्वयं खड़ा रहूँगा। पहली गोली मुझे लगेगी तब किसी व्यवसायी को लगेगा, ये मैं कमिटमेंट किया हूँ। तो ये मेरे मन में प्लान भी है। तो ये प्रशासनिक और शहर की व्यवस्था, इसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे गश्ती हो बढ़िया से, और हमारा जो इंटेलिजेंसी है वो इंटेलिजेंसी सशक्त रूप से काम करे, अपराधियों पर निगाह रखें, और हमारे जो चुस्त दुरुस्त पदाधिकारी हैं, आईपीएस, डीएसपी, इंस्पेक्टर, वैसे लोग शहर में रहें ताकि लोगों में प्रशासन का भय हो कि मैं कभी भी कहीं भी किसी एंगल से बच नहीं सकता गलत करने पर। ये प्रशासनिक पहलू हुआ। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि खासकर न्यू जनरेशन के जो यूथ हैं वो जो अपराध में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं मेरी जो समझ है। एक कारण है उसकी बेरोजगारी, और दूसरा कारण ये है कि मैं आपके पेज के माध्यम से तमाम बिहार के जनता से विनती करना चाहूँगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं और 4-5 साल के हो जाते हैं तो अपने हिंदुस्तान की जो ऋषि पद्धति की जीवन शैली है उसको जब तक हम पिता होकर नहीं अपनाएंगे तब तक बच्चा कैसे फॉलो करेगा। बच्चा तो वही देखेगा जो हम कर रहे हैं और उसी में ढल जाएगा। तो मैं सबसे पूरे देश और बिहार के जनता से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने पुरातन संस्कृति की ऋषि पद्धति की जो शैली है उस शैली को अपने परिवार में अपनाएं, अपने खान पान को ठीक करें, अपने रहन सहन को ठीक करें। नशा, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों को परिवार के अंदर प्रवेश न कराएं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अपना पद्धति है, उसमें बच्चों को जगाएं, बच्चों को योगा कराएं, ताकि इन सब चीज़ों का जो नेचुरल चीज़ है और जो हमारी सनातन संस्कृति है जिसके कारण हम विश्व गुरु के रूप में हैं, स्थापित थे, आज फिर बनने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। तो ये सब चीज़ मैं आम जनता से आग्रह करूँगा कि आप अपने आचरण का शुद्धिकरण करें ताकि बच्चा आपको फॉलो करे। सरकार का भी दायरा लिमिटेड है। हर एक व्यक्ति के पीछे कोई हर एक पुलिस बल, एक सीआरपी का बल नहीं लगाया जा सकता। उतनी आर्थिक क्षमता किसी देश के अंदर नहीं है दुनिया में। तो ये आग्रह मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये करने से अच्छा होगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जो वातावरण होते हैं उस वातावरण का असर, और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने भी
विश्व के कई देश के वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि सुबह का जो सनराइजिंग से पहले का जो समय होता है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, मेडिकली भी ठीक रहेगा और मेंटली भी ठीक रहेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। मैं हमेशा, मेरी समझ हमेशा ये रही है, मैं कार्यकर्ता के रूप में 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। बिहार के कई क्षेत्रों में काम किया हूँ, उत्तर बिहार का कोई ज़िला नहीं बचे। भारत के 10-12 प्रांतों में काम किया हूँ संगठन का। मैं हमेशा कहीं भी बात करता हूँ तो मैं एकदम से सरकार को, एकदम से प्रशासन को या एकदम से जनता को मैं दोषी करार नहीं कर सकता। मेरी समझ ऐसी नहीं है। मेरी समझ है सरकार, प्रशासन और जनता तीनों समन्वय बना के काम करेंगे तो बिल्कुल कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। तो मेरा फिर से करबद्ध प्रार्थना होगा, खासकर बिहार के लोगों से, सीतामढ़ी के लोगों से, देश के लोगों से, कि हम अपने ऋषि पद्धति के जीवन शैली को अपनाएं ताकि अब तक जो हुआ सो हुआ, आने वाला जनरेशन हमारा उसके मानसिकता में अपराध का चित्र नहीं जाए। सीतामढ़ी जिला रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर थे, उस वक्त ओडीएफ फ्री हुआ था, उनको अवार्ड मिला बहुत सारा। लेकिन अभी ओडीएफ देख सकते हैं, पूरे सीतामढ़ी जिला में बात कर रहे हैं तो ओडीएफ कितना फ्री है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मेडल लेने के लिए और पुरस्कार लेने के लिए एक ढकोसलेबाजी थी, ये जनता कह रही है। इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं कि ओडीएफ फ्री दोबारा उस मुहिम को चलाया जाना चाहिए जो उस वक्त चला था? देखिए, मुझे लगता है कि ओडीएफ फ्री का जो उस समय की तत्कालिक स्थिति थी, उसमें जो तत्कालीन डीएम थे उन्होंने अपना अधिकतम प्रयास किया, उनको अवार्ड मिले, जो भी चीज़ हुआ। बहुत चीज़ मेरे कंसेप्ट में नहीं है, परंतु इसमें भी मेरा ये कहना है कि हम शौचालय गांव में बनवा दें और गांव वाले लोग शौचालय जाएं और पानी नहीं डालें उसमें। हम गांव में शौचालय बनवा दें, लोग रोड पे शौच का काम करें। और आपको बता दें कि आज के दिनों में हम लोग ओडीएफ फ्री की बात कर रहे हैं। जब हम लोग बाल्यकाल में थे तो हमारे पूर्वज जब जाते थे शौचालय सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में जग के, तो लोटा में पानी लेके जाते थे और साथ में एक खुरपी लेके जाते थे। तो खुरपी से मिट्टी निकाल के शौच करके फिर ढक देते थे, ऐसी उनकी समझ थी। और आज नीचे अगर बगल में खेत खाली है उसमें भी लोग नहीं जाना चाहते हैं, जानबूझ करके बच्चों को और बूढ़े भी रोड पे, जिनके घर में शौचालय है, ये प्रैक्टिकल बात है कि शौचालय की भी तो व्यवस्था सरकार की है। ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे घरों में शौचालय अभी भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि भ्रष्टाचार, वहाँ के मुखिया, वार्ड सदस्य जो इनके हाथ में है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल के आया हुआ हूँ तो उनके साथ में भी ये समस्या है कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, जबकि जो शौचालय की जो व्यवस्था है वो घर में है या नहीं है। अगर रोड पे जाती हैं महिलाएं करने जाती हैं जो शौच, तो वो एक महिला सुरक्षा के नज़र से भी गलत है। तो इस पे बहानेबाजी करना या किसी पे आरोप प्रत्यारोप न करके इस पे काम करने की आवश्यकता है, मुझे ये लगता है। आप हो सकता है कि आपका डिफरेंट ओपिनियन हो। जैसे उस पर काम करने की आवश्यकता है तो काम तो हो ही रहा है, वो भी काम ग्रेजुअली हो रहा है। हमारे गांव में भी, कई गांवों में, जिला के कई गांवों में मुझे लगता है कि सैकड़ों शौचालय के पैसे दिए गए हैं। कुछ ऐसा भी केसेस है कि शौचालय का पैसा आपका इंस्टॉलमेंट मिला और आप उसका दूसरा यूज कर लिए, बनाया नहीं, ऐसा भी केसेस है। ऐसा भी है। तो सभी विषयों पे मेरा कहना यह है कि प्रशासन और सब कुछ प्रशासन पे ही हम आरोपित कर दें, ये भी मुझे लगता है कि बेईमानी होगा। तो हम लोग भी अपने में सजगता लाएं। पंचायत का भी फंडिंग बिहार सरकार ने पर्याप्त कर दिया है, जो आज से 20 साल 25 साल पहले बिल्कुल ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद जवाहर रोजगार योजना राजीव जी लाए थे कि पंचायत में सोलिंग हुआ था, और आज पंचायत में करोड़ों रुपए आते हैं। तो पंचायत में जो मुखिया हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने वोटर के हिसाब से, अपने गांव में लोगों की स्थिति के हिसाब से वो पेमेंट कर दिए आपको, और आप उस पैसे का मिसयूज कर लिए। उसमें प्रशासन क्या करेगा, जनप्रतिनिधि क्या करेगा?
ये प्रश्न है। उसके लिए भी सजगता की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को धरातल पर सहजता से उतारने के लिए हमको और आपको, जनता को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को समन्वय बना के, एक तो चीज़ है कि मेंटली प्रिपेयर करना, एक तो है कि साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना। जैसे कि हम लोग सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है और ट्रैक्टर चला रहा है और उसको हम BMW दे दिए चलाने के लिए, तो निश्चित रूप से न ड्राइवर सुरक्षित रहेगा और न गाड़ी सुरक्षित रहेगी। तो इन सब विषयों का सब लोग मिलजुल करके उसका समाधान करेंगे और सरकार की योजना है तो निश्चित रूप से फलीभूत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो चुनाव घोषणा पत्र में दिया, ग्रेजुअली जो भी मामला हो, 370 धारा का हो, NRC का हो, जो भी मामला हो, राम मंदिर हो, सभी मामलों को वो धीरे धीरे निष्पादित कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसका भी निष्पादन होगा। और जहाँ ऐसे केसेस हैं कि जो नीडी है, जो उस क्राइटेरिया में आता है कि शौचालय का राशि उसको मिलना चाहिए, और अगर बिचौलिए, दलाल या किसी जनप्रतिनिधि के कारण, या हो सकता है कहीं कोई किसी को वोट नहीं दिया हो इसलिए छांटा हो, ऐसा भी होता है व्यवहारिक रूप से, तो ऐसे केसेस मेरे कार्यालय में आएंगे, मैं उसका निष्पादन करूंगा। परंतु लोगों में जागरूकता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप शौचालय बनवाते हैं। दोनों में, मेरे समझ से दोनों में कोई पक्ष किसी से कमज़ोर नहीं है। आपको, जैसे कि आप छात्र हैं, आपको गार्जियन ने पैसा भेजा स्टडी के लिए, और गार्जियन आपके घर में खेती करके पैसा ला रहा है, और आप उस पैसे का वहाँ सिगरेट शराब पी रहे हैं, तो गार्जियन क्या करेगा? तो मुख्य रूप से मानसिक रूप से लोगों को उसको धीरे धीरे मानसिकता को बदलने का प्रयास, समझने समझाने का प्रयास, बाहर में शौच करने से जो हानि होते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उन सब चीज़ों को बताना। जहाँ कहीं भी किसी का काम फंसा हुआ कार्यालय में, वो चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र के हो, चाहे संसद क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, सब लोग मिलजुल करके पदाधिकारियों से मिलके उसको थोड़ा सा स्पीडी करना, मुझे लगता है यही सब उपाय कुछ है। हमारे दर्शक